नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर रुद्रपुर से। गांधी पार्क में आयोजित उधम सिंह नगर कार्निवाल सरस आजीविका मेले का शुभारंभ यहां पर किया गया है। इस अवसर पर सीएम धामी ने करीब 295 करोड़ की 61 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि उनका आज बेहद गर्मजोशी के साथ रुद्रपुर में पहुंचने पर स्वागत किया गया है। वो बहुत आभारी है। इससे पहले रुद्रपुर में त्रिशूल चौक का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने हरिद्वार से गंगा जल लेकर वो पहुंचे कांवड़ियों का स्वागत किया। सीएम धामी के नेतृत्व में पूरा रुद्रपुर भगवामय दिखाई दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ा नजर आया। सीएम धामी ने शिव बारात में भी सहभागिता की। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार सनातन की संस्कृति रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। आज बहुत गर्मजोशी से आज रुद्रपुर पहुंचने पर बहुत स्वागत किया। कहीं हमारी बहनों ने फूल बरसाए, तिलक लगाया, हमारे युवा साथियों ने जोश भरे नारे लगाए, अनेक प्रकार के वो जेसीबी के ऊपर चढ़कर वहां से भी उन्होंने फूल डालने का काम किया। बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। मैं भी आप सभी का दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। आज जहां हमने कई योजनाओं का यहां पर लोकार्पण किया है, शिलान्यास किया है, वहीं रुद्रपुर नगर निगम का आज 1 वर्ष का कार्यकाल भी हुआ है। सरस मेले का यहां उद्घाटन भी हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड बीजेपी कोर कमेटी की शनिवार को देहरादून में मीटिंग हुई, जिसमें विधानसभा चुनाव का एजेंडा तय किया गया। मीटिंग में पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी यहां पर मौजूद रहे। मीटिंग में लोकसभा और राज्यसभा के करीब 8 सांसद, 2 कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और धन सिंह रावत, पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे। मीटिंग में पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। 17 फरवरी से बीजेपी का ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है। वहीं कार्यकर्ताओं को सरकार के 5 साल पूरे होने की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही अब विधानसभा वार विधायकों की मीटिंग होगी, ताकि चुनाव से पहले विधानसभा के बचे सभी कार्यों को पूरा कर लिया जाए। वहीं मीटिंग में मौजूद रहे हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मीटिंग में ऐसी कई बातें डिस्कस की गई हैं जो कि बाहर नहीं जा सकती। वहीं कोर कमेटी की मीटिंग में बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा की गैर मौजूदगी की भी चर्चा होती रही। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष जी इस बैठक को लेने आए और ये चुनावी वर्ष है। चुनाव वर्ष की दृष्टि से उनका हमारे संभाले पाथे के रूप में काम करेगा और वो 3 विषय महत्वपूर्ण रहे। एक तो पार्टी के कार्यक्रमों का जो स्वरूप इस बार होगा वो बड़ा प्रभावी स्वरूप में रहेगा। नहीं, देखिए, हम लोग पार्टी के लोग विचार विमर्श करते हैं और फिर एक जो फ्यूचर की जो रणनीति है उसको बनाते हैं। अब उसमें तमाम तरीके होते हैं, पार्टी संगठन पर आधारित भी होते हैं, कुछ रणनीतिक होते हैं जो हम बाहर नहीं बोलते हैं। इस दौरान जेपी नड्डा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की और कहा कि मैं सीएम धामी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, जो दिन रात आपकी सेवा में जुटी हैं और पूरी ताकत के साथ लगी हुई हैं। यहां पर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बढ़िया काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में आया हूं तो मैं यह जरूर बोलूंगा कि यह देवभूमि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं, जो दिन रात आपकी सेवा में जुटी है और पूरी ताकत के साथ वो काम में लगी है। और इन्होंने अभी बताया भी हमारी कनेक्टिविटी के विषय में, हमारे हेल्थ पैरामीटर्स के विषय में, हमारे एजुकेशन पैरामीटर्स के बारे में और हमारे डेवलपमेंट के बारे में। निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और ये हम इसके साथ साथ आपको बधाई देते हुए शुभकामना भी देते हैं
कि आप इसी तरीके से आगे काम को बढ़ाएं और उत्तराखंड देवभूमि को आगे ले जाएं, ये मैं जरूर आपसे कामना करता हूं। और इससे पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। सीएम धामी भी जेपी नड्डा के साथ दीक्षांत समारोह में मौजूद रहे। इस दौरान जेपी नड्डा ने कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश को लोगों को पीएम आरोग्य और आयुष्मान भारत योजनाओं का लाभ मिल रहा है। वहीं सीएम धामी ने भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको बताते हैं। हल्द्वानी में एक ई रिक्शा चालक की लापरवाही रोड पार कर रहे शख्स पर भारी पड़ गई। सुरेश पांडे नाम के शख्स नवाबी रोड चौराहे को पार यहां पर कर रहा था और अचानक से तेज रफ्तार ई रिक्शा आता है जो उसे टक्कर मार देता है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। सुरेश पांडे प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, जबकि उनकी पत्नी उत्तराखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे एक कांवड़िया को उधम सिंह नगर में बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे कांवड़िये के हाथ में गंभीर चोटें आ गई। घटना से नाराज दूसरे कांवड़ियों ने बाइक सवार युवक की बाइक को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते आग की चपेट में आने से बाइक बुरी तरह से जल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर जाकर कांवड़ियों को समझा बुझाकर शांत कराया है। रोड पे चल रहा था, जो एक भोला आया गाड़ी से, हमने एकदम से पीछे टक्कर मार दी मेरे। अच्छा। मैं आगे आगे चल रहा था, बोले कि मेरा तभी हाथ फ्रैक्चर हो गया। बढ़ते आगे, बागेश्वर की झिरौली घाटी में स्थित अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड कभी उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की पहचान थी। पहाड़ में रोजगार की रीढ़ मानी जाने वाली ये फैक्ट्री पिछले 1 साल से पूरी तरह बंद है। नतीजा ये कि सैकड़ों परिवार आज आजीविका संकट से जूझ रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये वही फैक्ट्री है जहां से हर महीने करीब 2000 टन डीबी मैग्नेसाइट देश के बड़े औद्योगिक शहरों में भेजा जाता था। स्थानीय बाजार को भी हर महीने करीब 50 लाख रुपए का निर्माण सामग्री सप्लाई होती थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड पिछले 1 साल से बंद है। हालात इतने खराब हैं कि कर्मचारियों को पिछले 15 महीने से सैलरी तक नहीं मिली। करोड़ों का कच्चा माल खराब हो गया है और फैक्ट्री की मशीनें जंग खा रही हैं और 500 से अधिक कर्मचारी बेरोजगारी के मुहाने पर खड़े हैं। जिस तरह कंपनी पीड़ा में है अभी, उसी तरह हमारे वर्कर भी उसी 1 साल से पीड़ा ही भुगत रहे हैं। सबके खाने के लाले पड़े हैं और हमारा रोजगार सारा ठप हो चुका है। 15/2/2026 तक अगर पूरा नहीं किया गया तो 16 तारीख से हम यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे और ये धरना हमारा अनिश्चितकालीन रहेगा। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि फैक्ट्री में पड़ा स्टॉक बेचकर बकायदा सैलरी दी जाएगी, लेकिन महीनों बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कंपनी प्रबंधन का दावा है कि लगभग 4 करोड़ रुपए का स्टॉक लंबे समय से पड़ा रहने के कारण खराब हो चुका है और अब बाजार में उसकी कीमत भी नहीं रही। वहीं स्थानीय विधायक ने सरकार से राहत पैकेज की मांग की है। कम से कम 4 करोड़ के आसपास मेटल था, उस पर से 1.5 करोड़ के आसपास का मेटल ठीक निकला हमारा। बाकी मेटल हमारा लो ग्रेड का मैग्नेसाइट हो गया है, जिसके लिए मार्केट में हमें कम रेट पे बेचना पड़ेगा, जिसके हम लगे पड़े हैं, लेकिन अभी उसकी मार्केट अभी हमें नहीं मिल पाई प्रॉपर, जिससे हम सैलरी भी इनको टाइम पर दे पा रहे हैं। काफी आहत है। मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इसका निदान करूँ, और मैंने आगे भी बात की है, मुख्यमंत्री जी से तक मैंने बात की है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जिस तरीके से भी खुलेगा इसको खोलना है करके।
दशकों तक पहाड़ को रोजगार देने वाली ये फैक्ट्री आज सरकारी फैसलों और सिस्टम की सुस्ती की भेंट चढ़ चुकी है। बड़ा सवाल यह है कि क्या इन 500 परिवारों का भविष्य बच पाएगा? बागेश्वर से सुस्मिता थापा की रिपोर्ट। नैनीताल के प्रसिद्ध गोलजू मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम फिलहाल अटक सकता है। गोलजू सर्किट के तहत यहां पर बड़े पैमाने पर विकास कार्य प्रस्तावित है, लेकिन सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की आपत्तियों के कारण काम पर रोक लग सकती है। दरअसल जिस जमीन पर यह पूरा विकास होना है वो जमीन सैनिक स्कूल की है, जबकि गोलजू सर्किट के तहत अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल के कई मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और इसी में घोड़ाखाल गोलजू मंदिर को भी शामिल किया गया है। नैनीताल पर्यटन विभाग ने इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है, लेकिन जमीन से जुड़े अड़ंगे के कारण काम आगे नहीं बढ़ पा रहा। मानस खंडा होके गोलजू सर्किट के अंतर्गत जो हमारे इष्ट देवता गोलजू देवता के जो मंदिर हैं आपके अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल में, तो उनको जोड़ के एक सर्किट का गठन किया गया है और उसमें जो है जो घोड़ाखाल मंदिर है उसके डेवलपमेंट की हम प्रपोजल कर रहे हैं। ये प्रपोजल शासन भी भेजा गया था, परंतु इसमें जो भूमि है वो सैनिक स्कूल की है, तो इसमें जो हमारा पार्किंग या अन्य प्रस्ताव है उस पर सैनिक स्कूल से अनुमति लेना आवश्यक है। बढ़ते आगे, कश्मीर के पुलवामा में 40 जवानों की शहादत की 7वीं बरसी पर वीर जवानों को याद किया गया। देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने वीर जवानों को पुष्प चक्र अर्पित किए। सैनिक कल्याण निदेशालय में हुए कार्यक्रम में जोशी ने कहा कि आतंकी घटना में जो जवान शहीद हुए थे उनमें 2 उत्तराखंड से थे। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहीद परिवारों के सम्मान और सहयोग के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही हैं। पुलवामा की घटना के 12 दिनों में भारतीय फौज ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करके एक बड़ा संदेश दिया था। और चलिए एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। अल्मोड़ा के दन्या में मुस्लिम युवक द्वारा एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के बाद हिंदुवादी संगठन ने जोरदार प्रदर्शन किया है। रुद्रप्रयाग के नए डीएम विशाल मिश्रा ने संभाला चार्ज। आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया गया। नैनीताल एसएसपी ने थाना और चौकी इंचार्जों को आदेश जारी किया, अपने इलाकों में अपराधी, गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर पर विशेष नजर रखें। हरिद्वार जिले के नए एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने चार्ज संभाल लिया है, साथ ही अपराध नियंत्रण को अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। कोटद्वार में सड़क सुरक्षा माह अभियान के तहत यातायात पुलिस ने जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। उत्तरकाशी की जन की सरकार के तहत डुंडा में शिविर आयोजन किया गया, जिसमें 18 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया। कालसी डीएफओ ने वन कर्मियों ने फायर सीजन की तैयारियों पर चर्चा की है, साथ ही वन कर्मियों को ट्रेनिंग इसकी दी गई है। अल्मोड़ा के गांधी पार्क में पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आईटीबीपी, एसएसबी सहित कई संगठन के लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हरिद्वार के भल्ला क्रिकेट स्टेडियम में कॉर्पोरेट क्रिकेट चैंपियनशिप की शुरुआत हुई, जिसमें नौकरी पेशा लोगों की 8 टीमें खेल रही हैं। विकासनगर में विराट हिंदू सम्मेलन के दौरान सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी। आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित होगी। वहीं केदारनाथ धाम को अपना 325वां रावल मिलने जा रहा है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इसकी विधिवत घोषणा की जाएगी। वर्तमान रावल भीमाशंकर लिंग ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने 42 वर्षीय शिष्य शिवाचार्य शांति लिंग को उत्तराधिकारी घोषित किया है। 70 साल के रावल भीमाशंकर लिंग शीतकाल में कपाट बंद करने के बाद से महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित अपने मठ में प्रवास कर रहे हैं। वहीं आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने लिखित रूप से स्वास्थ्य संबंधित कारण बताते हुए उत्तराधिकारी की घोषणा की। इस संबंध में आधिकारिक घोषणा महाशिवरात्रि पर ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में की जाएगी।
रविवार को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हरिद्वार से जल भरकर कांवड़िए ला रखे हैं। काशीपुर में बम बम बोले के जयकारों के साथ स्थानीय और दूर दराज के कांवड़िए, जिनके जत्थे उनका जगह जगह पर स्वागत किया जा रहा है। इस दौरान रंग बिरंगी अलग अलग डिजाइन वाली कांवड़ के अलावा काशीपुर के मोहल्ला कटरा मलियान से चली 3 क्विंटल की कांवड़ भी काशीपुर में पहुंची है। उत्तरकाशी के गाजुना क्षेत्र में आस्था, संस्कृति और पर्यटन का शानदार संगम देखने को मिला। कमत गांव स्थित पौराणिक श्री नालेश्वर महादेव मंदिर के कपाट खुलते ही पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। इसी के साथ पहली बार ग्रामीण पर्यटन विकास मेले का भी आयोजन हुआ। इस दौरान विधायक सुरेश चौहान ने नालेश्वर प्रांगण में श्री राम मंदिर का शिलान्यास किया। वहीं इस मेले में स्कूली बच्चों और महिला मंगल दलों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पारंपरिक नृत्य और देव डोलियों का समागम दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। जो हमारे गाजना उपले गार्डन के जो तमाम 7 गांव के लोग हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और उन्होंने इस ओर जो एक शुरुआत की है वो हम सब के लिए कि कैसे ये जो मंदिर है और मंदिर के साथ जो आज यहाँ पर भव्य दिव्य जो मेले का भी आयोजन किया गया है, इस मेले का उद्देश्य कि कैसे हम तीर्थाटन और पर्यटन के रूप में आगे बढ़े। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों की भावना, उसको कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार की मंशा कि हम इन तमाम बुग्याल क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। औली की बर्फीली वादियों में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का दूसरा दिन रोमांच से भरपूर रहा। सेना, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने बर्फ पर अपनी स्पीड का जलवा दिखाया। आप भी देखिए। विश्व प्रसिद्ध औली की सफेद ढलानों पर शनिवार को स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग का शानदार मुकाबला देखने को मिला। दूसरे दिन जायंट स्लालम पुरुष वर्ग में भारतीय सेना का दबदबा दिखा। आर्मी ग्रीन के बाकिर हुसैन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता, जबकि आर्मी रेड के आशिफ अजीज ने रजत और जैकमेट रफ्स्तान ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सर, इसका बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा टीम ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मेरा कोच, मेरा जितने भी सपोर्टिंग स्टाफ, मेरा हवास के कमांडेंट, सब मिलके इनके सभी का रोल है, इनमें सभी का हाथ है। चैंपियनशिप के सफल आयोजन के लिए विंटर गेम्स फेडरेशन ने सुरक्षा से लेकर तकनीकी प्रबंधन तक सभी तैयारियां पहले से मजबूत की हैं। स्कीइंग स्लोप पर तकनीक, मैनेजमेंट और सुरक्षा, इन तीनों का बेहतरीन तालमेल देखने को मिला। कोच और टीम मैनेजमेंट ने भी माना कि औली की व्यवस्थाएं उच्च स्तर की है और उत्तराखंड सरकार का ये प्रयास खेल पर्यटन को नई पहचान दे रहा है। खिलाड़ियों को बहुत आनंद आ रहा है। वेदर बहुत अच्छा है, स्नो कंडीशन बहुत अच्छी है, और जो गेट लगाए हैं हमारी टेक्निकल टीम ने, वो भी बहुत खूबसूरत लगाए हैं और काफी रोमांच का अनुभव हो रहा है। सेटिंग ऑल्सो गेट सेटिंग एंड एवरीथिंग इज गुड। आई होप इन दिस वे द कार्निवल एंड चैंपियनशिप विल बी ग्रेट सक्सेस। मेडल टैली में इस समय हिमाचल प्रदेश 6 मेडल के साथ पहले स्थान पर है। दूसरे नंबर पर भारतीय सेना, जबकि तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर की टीम है। उत्तराखंड के खिलाड़ियों को हालांकि पहले 2 दिन मेडल नहीं मिला, लेकिन उसके मेडल मिलने की उम्मीद अभी भी बरकरार है। औली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप के साथ विंटर कार्निवाल का आयोजन भी हो रहा है। कार्निवाल के दूसरे दिन उत्तराखंड के लोक गायक धर्मबान नैथवाल के गढ़वाली गीतों पर दर्शक और खिलाड़ी जमकर डांस करते नजर आए। और पर्यटन सचिव ने कहा कि औली में विंटर कार्निवाल और स्कीइंग खेलों के होने से पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
हर्ष का विषय है कि काफ़ी सालों बाद एक तो हम विंटर कार्निवाल कर रहे हैं और जो नेशनल गेम्स हम स्कीइंग की कर रहे हैं, और इसमें पूरे देश से लगभग 17 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, तो ये ओली के लिए बड़ी खुशी की भी बात है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।